आदिल साहब, ये अचानक कितने सबूत इकट्ठे करके रखे हुए थे एफआईए ने, अब आके उन्होंने कह दिया हमें सबूत मिला ही कोई नहीं है, ये मेरिट पे बंद कर दें जी इसको। अदालत ने भी कहा जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक फैसला है, दें क्लीन चिट, फारग कराएं इसको, कोई जरूरत नहीं इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की। क्या हुआ सर? बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन रजीम चेंज के दिनों में जो मुझे सुनते रहे हैं, तो मैंने तो बात कह दी थी कि 6 काम करने हैं। एक तो नैब का खत्म करना है, नैब के केसेस खत्म करने हैं, एफआईए के जरिए जितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है वो खत्म कराने हैं, और इसी तरह चेयरमैन नैब लगाना, ये सारी मैं बातें कह चुका हूं। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है जो पनामा केस था एवनफील्ड का, जी ओपन एंड शट केस है। प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने, मनी ट्रेल कोई नहीं, कैसा नहीं गया, और उसमें अपील फाइल नहीं की। मैं उसको हुदैबिया 2 कहता हूं। हुदैबिया 1 में ऐसा हुआ था, अपील फाइल नहीं की गई। फिर इससे पहले शहबाज शरीफ को जब 16 अरब के केस में जब बरी किया, तो उसमें भी अभी तक अपील फाइल नहीं की। क्यों अपील फाइल नहीं की? ये है महकमा एफआईए राना सनाउल्लाह के अंडर आता है। राना सनाउल्लाह तो मौजूदा गवर्नमेंट के, और इसीलिए अभी तक देखे जो कोई भी है गलत है या सही है, उसकी अपील तो फाइल करनी चाहिए थी ना, अपील क्यों नहीं फाइल की? और ये नैब के अंदर भी ये हुआ, और इस केस के अंदर भी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो वाकई जायज तरीके से है। और ये ओपन शट केस किस तरह से है? पाकिस्तान से मुश्ताक चीनी, पाकिस्तान से पैसा जाता है ढूंढी के जरिए, और बकायदा सबूत मौजूद है कि किस तरह पैसा लेयरिंग के जरिए वहां गया, और फिर वहां जो लोग हैं जो कभी दुबई गए नहीं, कभी बाहर, लेकिन उनके अकाउंटों से पैसा आ रहा है यहाँ पर, और वो पैसा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, तो इसलिए इसमें टैक्स भी नहीं होगा। वो क्वेश्चन तो है कि एक डर्टी मनी है, जो डर्टी मनी है पहले दिन से, और उनके पास पाकिस्तान में सोर्स नहीं है। या देखें, आपको एक बार पहले भी कहा है, हाँ ताहिर मलिक साहब बैठे हैं, बताएंगे, इनके भी इनामी बॉन्ड निकलते रहे हैं, बड़े बड़े इनामी बॉन्ड निकले हैं इनके, या को बाहर से पैसे भेजते हैं, या इनामी बॉन्ड निकलते हैं, या तोहफे लेते हैं, बड़े इनामी बॉन्ड। ये बड़ी तारीखी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये हकीकत है। चलिए, पैसा इस तरह तो वाइड किया जाता रहा है, और आप कहें कि जनाब है कोई सोर्स नहीं। एक मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक जो है, कल एक स्मगलर, मैं वैसे मजाक कर कह रहा हूँ, स्मगलर ना बता दीजिएगा मुझे कि अजहर सिद्दीक वकालत भी करता है, स्मगलिंग भी करता है। स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो डिक्लेयर कर देता है कि जनाब ये स्मगलिंग का पैसा है। अब क्या जो स्मगलिंग का पैसा है वो वाइट तो हो जाएगा, चले, लेकिन क्या वो जो जुर्म है वो जुर्म खत्म हो जाएगा? भाई यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से, और प्रेडिकेट ऑफेंस जो आर्ग्यूमेंट अगर साहब वो शुरू से यूज करते हैं अपने हक के अंदर, वो ये है कि जी रेमिटेंस है, तो इस पे तो आप पूछ ही नहीं सकते कि कहां से आई है, कैसे आई है, तो हमें इस पे ना पूछा जाए। ये आर्ग्यूमेंट शुरू से उनके वकला का रहा है, उनका शरीफ फैमिली का भी रहा है। मैं अकबर साहब मैं बता देता हूं, ये बुनियादी तौर पर आपको याद होगा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1997 में बनाया गया था, और ये एवन फील्ड वगैरह ये सारे उन दिनों खरीदे गए, और खरीद के जो मान लें वो देखे वो टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगी। मैं फिर क्लियर करता चलूं, वो टैक्स से तो एग्जम्पशन मिल जाएगी कि टैक्स दे दिया आपने, लेकिन सवाल है कि जो एक करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस या आपने नाजायज जरिए से वो पैसा हासिल किया, वो तो उस जुर्म के तहत, उस कानून के तहत जुर्म है। सवाल ये नहीं है। अब जैसे मैंने आपके सामने बताया है, चले मैं करप्शन करता हूं, मैं करप्शन करके डिक्लेयर कर देता हूं, चाचा, तो क्या डिक्लेरेशन से पैसा टैक्स देने से कभी आप स्मगलर बन जाते हैं, कभी आप करप्शन कर रहे हैं, किसी ने निकाल देना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपका ये सारा बिजनेस। थोड़ी एक छोटा सा मलिक साहब, एक मुझे टेक्निकल चीज ये बताइएगा कि एफआईए ने तो यहां पे कह दिया कि भाजन सबूत नहीं है, बंद करें केस, उन्होंने कहा लें जी क्लीन चिट, साइड पे करें केस को, फर्क करें, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। दूसरी तरफ नैब के अंदर भी यही वाला मामला है, तो क्या वहां पे अब नैब भी यही कहेगी कि जनाब उधर सबूत नहीं मिले, इधर किधर से मिलेंगे, इसको भी यहां पे बंद करते हैं, या फिर नैब कोई हल्की फुल्की थोड़ी सी एक क्या उसको कहते हैं सेम्बलेंस रखने के लिए कि हम कुछ गैर जानिबदार हैं, अपने तौर पर तहकीक करने की कोशिश करेगी? आपकी रीडिंग क्या है? वो भी ऐसे बंद कर देंगे फिर आगे? देखिए, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं आपको, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब की तैनाती किसने की है? शहबाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल, और शहबाज शरीफ के साथ राजा रियाज साहब ने, राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने कंसल्टेंसी राजा रियाज के साथ, तो आप अंदाजा लगा लेना। इस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों के ये केसेस हैं, तो ये लाया इसलिए किया। मैं अब चैलेंज करता हूं आपके चैलेंज के हवाले से, इन्होंने अभी फराज शदादी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी शुरू की, मैंने पूछा, मैंने कहा बता दें, और मैं खत लिख रहा हूं उनको, जुरिस्डिक्शन, यानी एक तरफ ओपन एंड शट केसेस और वहां कुछ नहीं है करने के लिए। वो क्या है
जनाब वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कौन सा जुर्म है इस हवाले से। और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। पूरी कोशिश कर ली इमरान खान पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, कोई एक चीज दिखा दे कि जो सामने आई। तो शाखाना में आपने देख लिया कि जब वो वाला मामला आया और वो जब अपनी दफा बात आई तो वो डिस्क्लोज कर दिया। जब मैंने सारे डिटेलें मांगी, हाईकोर्ट ने कहा लेके आए 1947 हफ्ते आपके, वो 2015 का एक नोटिफिकेशन ले आए कि जनाब ये तो सीक्रेट है, मीडिया हाइप होगी। और जब अदालत ने पूछा कि मैंने सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान साहब के कहां से निकाल दिए, वो आपने, वो किसी ने लीक कर दिए। भाई लीक कर दिए, कोई आपने एक्शन लिया? तो यहाँ ये सिर्फ इतना है, थोड़ा कड़वा थोड़ा हप तू नहीं चल सकेगा। बड़ा सिंपल सा मामला ये है। आपने जो अपना तजिया दिया, मुझे उसमें एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा जी कि FIA का जो अकबर ने सवाल किया, आपने कहा वो वजीर दाखिला तो वो मुस्लिम लीग नून का है तो ये होगा। तो आप क्या पाकिस्तान के आइन की तौहीन नहीं कर रहे? मेरा आइन तो ये कहता है कि जो इदारे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं कि हुज़ हू कौन वजीर आज़म है, कौन सी जमात है। इदारे तो परमानेंट होते हैं। तो ये क्या ये 2023 में इस तरह भी रियासतें होती हैं? ओहो ताहिर मालिक साहब, यही तो तकलीफ है। किसी वक्त भी आपको अगर इनका टेलीफोन का डाटा रिकॉर्ड निकाला तो आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरह लगाता रहा, किस तरह ये सारा कुछ होता रहा। ये ऐसे थोड़ा होता है काम। और ये तो और मैं मिसाल के तौर पर एक वजीर हूं और नीचे मैं फर्ज करें मैं DG लगना है, मैंने फिर DG तो इसी तरह लगना है ना कि सिफारिशों से। मैंने डायरेक्टर लगना है और आपको पता है पैदा बड़ी है सारे कामों के अंदर। आप FIA में किसी जगह आ जाए तो आपकी आमदन तो आपके वहमो गुमान में। और वो एक अलग बात है कि नैब का एक इदारा था जहां इन्होंने गंदा ज्यादा कर दिया 66 सियासतदानों के नाम पर, कि जहां पॉसिबिलिटी थी कि आप करप्शन या अब तो 50 करोड़ से कम करप्शन नहीं है। 100 बंदे अगर हों आप है, और अगर आप जब तक करप्शन यानी कोई जायदाद खरीद ली है, एट द वेरी सेम टाइम अदर साहब ये तो वे आउट लगता है। अब नई तरमीम के बाद बेहतरीन तरीका ये है कि करप्शन भाईजान करनी है तो 50 करोड़ से नीचे नहीं करनी, ये वरना गुनाह है। 50 करोड़ से ऊपर करप्शन करो। दूसरा तरीका ये है मुल्क से बाहर निकल जाओ, 4 साल इंतजार करो, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बनो, टैक्स से वापस आओ, केस बंद कराओ। 48 करोड़ वो कर लिए। यही तो मैं कह रही हूं, मैं ताहिर मलिक साहब बड़ा आसान कह रहा हूं ना। और दूसरी बात देखे, अच्छा चले ये करप्शन को तो मान लेते हैं हम। अब ये बताएं कि आपकी PTI का मौकफ है, आज मैं सुन रहा था जफर अली साहब को, कि जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनेगा वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वो कह रहे थे हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, ये कहाँ तक लीगल बात है? क्योंकि मोहसिन नकवी पे एक तनकीद हो रही है कि वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसकी लीगैलिटी क्या है? अच्छा देखिए, जो कि अब लोग बातें करते हैं तो बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना। ऑपरेशन रजीम चेंज में हमने देखा कि आसफ अली जरदारी साहब के साथ दोस्ती है हमारी उनके साथ, लेकिन ये मैं तो समझता हूं उन्हें खुद भी नहीं इस बारे काम के अंदर आना चाहिए कि उनका जो कि देखे उंगली पे सवाल बड़े उठ गए हैं। निगरान के ऊपर अगर इस तरह के सवाल उठ जाए ना, उन्हें खुद पीछे हट जाना चाहिए बजाय इस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा जो बात है ना कि इवल जीनियस अगर हों या जैसे भी हों, अब आप और हमें सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन में कुछ मैच चीजें फिक्स हुई हैं कि कल 2 नाम जो गए हैं असूली तौर पर, तो ना ये 4 नाम जो है ना, चारों नामों को अगर आप सामने रखकर देख लें, मैं छोड़ दूं इस बात को, आप ये जितनी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, बल्कि यहाँ तो चाहिए इलेक्शन कमीशन खुद अपना नाम दे दे और खुद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उन्हीं नामों में से उन्होंने चूज करना है। लेकिन देखें, एक जो लीगल क्वेश्चन है, अदर साहब जरा हमारी और देखने वालों की रहनुमाई इस पे कर दें। तो ताहिर मलिक साहब भी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और रिफ्रेश करता हूं। अगर मोहसिन नकवी साहब को लगा दिया जाता है तो ये तो कोई पाबंदी नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर कि चूंकि वो मुतनाज़े हो गए हैं, किसी के साथ उनकी एफिलिएशन आ गई है, भाई नाम आ गया वो लग सकते हैं। तो कानून तो नहीं ना रोकता इलेक्शन कमीशन को रोकने से, मोहसिन नकवी को लगाने से रोकता तो नहीं है कानून। देखें अभी तक तो सवाल चूंकि सारे उठ गए हैं ना, अब उंगलियां उठ गई हैं, बातें उठ गई हैं सारी। एक आदमी ये अनब्लेमिश कैरेक्टर का आदमी होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बा या उंगली नहीं होनी चाहिए। उनके हवाले से सुनना है कोई वॉलंटरी रिटर्न किया है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। सवाल बड़ा सीधा सा है कि आपने केयर टेकर सेटअप पे एक ऐसा आदमी लगाना जिसकी किसी भी तरह से, यानी मिसाल के तौर पर अगर नवाज मेरा साहब देखा जाए, उनका किसी पार्टी में टिल्ट मुझे नजर नहीं आता। मैं चीमा साहब की बात करता हूँ, नवीद, हालांकि उनका ताल्लुक अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चला आ रहा है। नासिर खोसा उनके नाम थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जगह लगता है या नहीं लगता,
लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, आहद चीमा के बारे में, आहद चीमा DGLDA रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ कई रेफरेंसेस फाइल किए हैं, तो वहां अगर मामला तो वहां देखें, अगर यहाँ कोई अकलमंद माजरत का बुरा ना लग जाए किसी को इस बात का, तो ये बड़ा आसान काम था। इनमें से मैं जिसका किसी का नाम निकाल रहा हूँ उसी पे नाम पे कंसेंसस कर दें, बात खत्म हो गई। अजहर साहब, ये जो दोनों बंदे लगाए, जो नाम दिए, इधर से आहद चीमा का नाम आ गया, इधर से अहमद नवाज सुखेरा का नाम आ गया। सुखेरा साहब अभी ऑन जॉब है, उन्होंने रिलिंक्विश करनी है अपनी जो उनकी जितनी भी सर्विस रह गई हुई है, उससे पहले आपने नाम दे दिया। ये किस किस्म का फैसला था? मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ ने ये नाम क्यों दिया? अच्छा, मैं चूंकि यहाँ वजह ये है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह के ऊपर तो कंडीशन ऐसी नहीं है। जहां तक आपने पार्लियामेंटेरियन बनना है, अगर MNA वगैरह बनना है ना, तो चूंकि ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते, MNA के या MPA बनना है तो उसके लिए है कि 2 साल की सर्विस आपने छोड़ के आना है। लेकिन ये डिवाइडेड है ना सर, इस पे भी ओपिनियन, बहुत सारे कानूनदान ये कहते हैं कि जी मैं इसीलिए क्या हल दे रहा हूं, क्योंकि उंगलियां उठ गई ना, चारों नामों पे उंगली उठ गई। छोड़े इस बात को, चारों नामों पे उंगलियां उठ गई हैं। तो इन हालात के अंदर जब चारों नामों के ऊपर उंगलियां उठ जाएं तो आइन बड़ा क्लियर है। इलेक्शन साफ साफ करानी है, इलेक्शन कमीशन है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत मैं समझता हूं उन्हें कोई 5वां नाम, कोई और नाम जिसपे किसी को ना हो, वो बैठ के उसका बनाए कि यहाँ जो इस तरह हो गई है, वो मीटिंग बिठाएं। मीटिंग बिठाने के बाद वो कहें जी चूंकि यहाँ नाम बड़े, उंगलियां बड़ी उठ गई हैं, इसलिए हम समझते हैं कि साफ साफ इलेक्शन को जिम्मेदारी उनकी है।